मेरे बेटे को आप बहुत पसंद है और मुझे की वो बात। बताता है कि सो मुझे आके कल परसों ही वो कुछ बात आपकी बता रहा था। कहते हैं कि वो भी है, आउटरेजियस भी है और फनी भी है। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं परसों परसों जो है मैं थैंक उनसे यू रमीज भाई। मुलाकात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो T20 की जो सीरीज थी वो तो खत्म हो गई, और जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने। और जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस होगी न्यूजीलैंड में, वो वैसे ही रही। और आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आके अकेले ही बातचीत करता रहता हूँ, और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे प्लेयर्स को बुलाया जाए, कोई ऐसे नाम को बुलाया जाए कि वाकई आके कोई क्रिकेट के ऊपर बात कर सके और हमें भी समझा सके कि हमारी क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है। आपको वैसे रमीज भाई स्क्रीन पे नजर तो आ रहे होंगे। जरा रमीज भाई के बारे में कुछ थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि 1984 या 5 में इनका डेब्यू हुआ। उसके बाद काफी अरसा ये क्रिकेट खेले। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान क्रिकेट खेलता है तो वो उसका सिर्फ फोकस क्रिकेट की तरफ रहता है। जब वो क्रिकेट छोड़ने के करीब आता है फिर वो सोचता है कुछ ना कुछ कि अब मैं क्या करूं। तो शायद हो सकता है रमीज भाई भी उन लोगों में से थे कि मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद कमेंट्री में आऊंगा। कुछ टाइम के लिए वो क्रिकेट बोर्ड में आए, लेकिन फिर उसके बाद मुस्तकिल जो है वो कमेंट्री की तरफ चले गए। शायद वो भी ये समझते थे कि इतना अरसा मैंने क्रिकेट खेली है, यहाँ पे कोचिंग वगैरह या इन चीजों का कोई हालात कुछ ऐसे बेहतर लगते नहीं है कि इस तरफ आया जाए। खामोशी से ही चुप करके अपनी क्रिकेट की तरफ जाएं और अपना सोशल मीडिया को संभालें। रमीज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, और बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल को। और ये जो सोशल मीडिया है और कमेंट्री है, ये चुप रहने वाला कॉर्नर नहीं है। यहाँ पे तो और ज्यादा बात करने की जरूरत थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रमीज भाई, सब वाकई आपकी ये सोच थी कि क्रिकेट छोड़ने के बाद मैं कमेंट्री की तरफ आ जाऊंगा? मैं ये हालात नहीं है यहाँ पे कोचिंग करने के लिए? नहीं, असल में मैंने तो बैंकिंग करा था मैं। आप, मुझे मुझे ये पता, था आप कि अलाइड बैंक में थे जी, बिल्कुल। जी। मेरी डिग्री का मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था, मगर उसके बाद हुआ ये कि एक ब्रेक मिली, और वो इस तरह से मिली कि दुबई या शारजा में कोई टूर्नामेंट हो रहा था। सो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप कमेंट्री करें। तो मैंने घर में बात की, उन्होंने कहा यार ये बूढ़े लोग करते हैं, ये बिल्कुल फजूल का करियर है, तुम किस तरफ जा रहे हो। तो खैर मैंने इनकार कर दिया। उस वक्त मेरा बड़ा भाई जो थे वो हयात थे, तो उसने कहा तू पागल तो नहीं हो गया, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने कहा भाई मुझसे ये चीज नहीं होने वाली है, मुझे कोई शौक भी नहीं है ये वो। बट फिर वो हुआ ये कि उसमें वैक्यूम था, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक्त समझे कि प्लेटफॉर्म से कोई कमेंटेटर था नहीं। एक जी तरह से बिल्कुल। मुझे हेड स्टार्ट मिल गया, और कुछ पढ़ाई काम आ गई। फिर मुझे समझ भी ज्यादा गेम की आने लगी, क्योंकि जब आप देखते हैं, जब खेल रहे होते हैं तो एक आपका पर्सपेक्टिव क्रिकेट पे और होता है। जब खेलते हैं तो फिर आपको जब आप बात करते हैं तो फिर आप अपने आप की भी स्किल्स जो हैं उसको पॉलिश कर रहे होते हैं। तो मुझे ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर करियर बन गया ये। इसमें तो कोई शक नहीं है रमीज भाई, माशाल्लाह जब आप कमेंट्री करते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं अपने काफी अपने दोस्त यारों को बोलता हूं कि अगर आपने कमेंट्री सुननी है तो आप रमीज भाई की सुने। अगर आपने इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है तो उनको देखें, उनको सुने, वो कैसी जबरदस्त बोलते हैं। और माशाल्लाह सोशल मीडिया में आप वैसे ही इतने आपकी फैन फॉलोइंग है, आप छोटी मोटी बात भी बोलते हैं तो वो अच्छी खासी लोगों की तरफ चली जाती है। रमीज भाई, आते हैं जरा थोड़ा सा न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर, हम्म, या जो सिलेक्शन होती है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। आपको भी मैंने बहुत दफा देखा, आपके ट्विटर पे जो मैसेजेस मैंने देखे हैं या आप जो बातें करते हैं, आप भी हम्म। खुश नजर नहीं आते कि जो भी सिलेक्टर आता है या जो भी हेड कोच आता है या जो भी टीम सिलेक्ट करता है, आप भी समझते हैं मेरे ख्याल में कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं ना सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह क्या है? देखो तनवीर, फ्रस्ट्रेशन तो है, जनरली हम सबको है। एक्स क्रिकेटर्स आप ले लो या जो गेम पे एक ओपिनियन रखते हैं। फ्रस्ट्रेशन किस तरह से, एक तो सिलेक्शन के एतबार से रही है, और एक टैलेंट के एतबार से भी है। क्योंकि इतने करोड़ों लोग इस गेम को देखते हैं। आपने देखा होगा 2020 में मोस्ट सर्च जो आइटम था पाकिस्तानियों के लिए गूगल पे, वो क्रिकेट थी। तो जी इतना बिल्कुल। प्यार है इस गेम से।
और इतने लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, हर घर में इसकी डिस्कशन होती है। आधे घंटा दिन में आप क्रिकेट पे जरूर गुजारेंगे अगर आप एक नॉर्मल फैमिली है जिसको के शौक है स्पोर्ट्स का, या जिसको शौक है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो अच्छी हेडलाइंस जी बनाए। तो क्रिकेट एक जरिया बना हुआ है हमारे लिए बहुत अरसे से। मगर जब टैलेंट को मैं देखता हूं तनवीर, सो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि टैलेंट लेकिन रमीज भाई कोई। सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, आप क्या समझते हैं ये जो टैलेंट है ये वाकई एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया हुआ है, या सिर्फ हम पीएसएल की परफॉर्मेंस या सिर्फ नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस से हम उठा के लड़कों को ले आते हैं? क्या ये समझते हैं कि प्रॉपर एक उससे आया हुआ ये, या ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए टैलेंट का जहां डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि पड़ोसी जो हमारे मुल्क है, और एशिया, हम माइंड की बात पहले कर लेना कि जी उनकी बिल्कुल गेम पे टेक जो है ना वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे यूथ में फड़क भी है, हमारा यूथ अच्छा करना चाहता है। आपने देखी होगी ये न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज, बिल्कुल। एक पैशन नजर आता है, जीतना चाहते हैं, हर चीज ठीक करते हैं, मगर क्रंच मोमेंट के ऊपर प्रेशर में आ जाते हैं या टेम्परामेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कि हमारे पड़ोसी मुल्क के यंगस्टर्स आजकल दिख रहे हैं। सो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए कि जो हमारा डीएनए में हमेशा से मेंटेन करता हूं उसको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट परवरिश चाहिए। वहां पे अगर आप उसको कोच करेंगे और वहां पे उसको बहुत सारी चीजें करने को कहेंगे तो उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक इंस्टिंक्टिव क्रिकेट है ना वही ब्रांड है हमारा, और वो एक जो हमारे डीएनए को ऑल्टर करने की कोशिश की जाती है टाइम्स, वो नहीं होना चाहिए। और फिर आपका सवाल है कि पीएसएल की सिलेक्शन के बेस के ऊपर आप बाकी फॉर्मेट्स को के लिए सिलेक्शन करते हैं। देखिए वो वाहिद एक फॉर्मेट है तनवीर जो कि जहां पे टेम्परामेंटली आपका कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। एक तो इंटरनेशनल डग आउट है, वो क्वालिटी की क्रिकेट है, प्रेशर वाली क्रिकेट है, और जो प्लेयर बनता है, आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, उसको प्रेशर को झेलने की एक आदत होनी चाहिए। और हमारे पास और कोई फॉर्मूला और कोई फॉर्मेट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में मां सवाए पीएसएल के, इसलिए वो जो परफॉर्मेंसेस है वहां पे वो हाईलाइट हो जाती हैं। टी20 के लिए तो ठीक है वो सिलेक्शन का एक प्रोसेस, मगर बड़ी क्रिकेट के लिए अभी, और मेरा ये मानना है, मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि जब तक ड्रॉप इन पिचेस पे नहीं हम जाएंगे तब तक आपकी 4 डे में टैलेंट जो है वो चैलेंज नहीं होगा। क्योंकि फरसूदा सी पिचेस के ऊपर एक आप गलत क्रिकेट भी खेलते रहे, एटीट्यूड आपका सिंगल्स लेने का ना भी हो, आप नेगेटिव बॉलिंग भी करते रहें या आप खराब बॉलिंग भी कर लें, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो दिखी जाएगी, और आप सही तरह से असेसमेंट आपकी नहीं हो सकती अनलेस कि ये चैलेंज नीचे से शुरू हो, यानी कि आपकी पिचेस से। जब तक के स्ट्रॉन्ग पिचेस आपको नहीं मिलेंगी, और मेरा मतलब ये कहने का हरगिज नहीं कि आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस हर जगह ले आउट कर दें, मगर आप अगर स्पिन बनानी है तो सिडनी की तरह स्पिन, या अभी आपने मैच देखा जो भारत का हुआ एडिलेड में, वहां स्पिनर को भी बाउंस मिल रहा था पहले दिन से, और बैटिंग मुश्किल थी सब कॉन्टिनेंट की बेस्ट बैटिंग लाइनअप के लिए। सो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 डे को अगर आपने खाते में लाना है तो फिर उसके लिए कुछ इलाज करने की जरूरत है। लेकिन रमीज भाई आप ये देखें ना कि आप लोग जिस दौर में क्रिकेट खेले, या उसके बाद हम भी जिस दौर में क्रिकेट खेले, हमने तो बहुत खज्जल ख्वारी की है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। हमने 4 डे क्रिकेट भी बहुत खेली, हमने 1 डे क्रिकेट भी बहुत खेली। मेरे ख्याल में जितनी जितनी मार लगती है 4 डे क्रिकेट में, जितना बुरा हाल आपके जिस्म का, आपके प्लेयर्स का बुरा हाल जो होता है 4 डे क्रिकेट के अंदर, वो जितना सीखता है बंदा वहां पे, हर सिचुएशन में आपको गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके जब आप 1 डे क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हुआ होता है 4 डे क्रिकेट की मार का, आप 1 डे क्रिकेट भी बड़ी आसानी से मैनेज करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ टी20 की तरफ चले गए हैं, हम 4 डे क्रिकेट को बिल्कुल वॉच नहीं कर रहे, जो आप बात कर रहे हैं उधर की डोमेस्टिक के प्लेयर्स को हम बिल्कुल लाते नहीं है, उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम कहते हैं जी सिर्फ छक्के वाला प्लेयर लाओ, उसको सिंगल डबल लेना आता है या नहीं है, गेम अवेयरनेस उसको है या नहीं है, बस इस किस्म का प्लेयर लेके आ जाओ। गेम अवेयरनेस तो रमीज भाई जब तक आप खज्जल ख्वारी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं करेंगे तो आपको गेम अवेयरनेस कैसे आएगी फिर? देखो तनवीर, आपका पॉइंट ठीक है कि आप ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, मार पड़ेगी आपको, उससे सीखेंगे, आप खड़े होंगे, जो कि हमारा एक यूजुअल पैटर्न है। हमारी जो ग्रोथ है एज अ टेस्ट प्लेयर या
टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट वो इन्हीं मैदानों से होके ऊपर होती थी। मगर अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि बाकी कंट्रीज के यंगस्टर्स की ग्रोथ बहुत बेहतर हो रही है हमारी ग्रोथ से। यानी जब इसका हम मतलब अपने रमीज भाई ये है कि हमारे जो इसका मतलब कोचिज हैं वो इस काबिल नहीं है, या उनको जबरदस्ती ला के बिठा दिया जाता है, या उनको उन कोचिज को एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे इन बच्चों को इतना एक्सपीरियंस दे सके कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए जो कोचिंग है ना, मैंने जो डोमेस्टिक मैचेस देखे हैं और इसके ऊपर मैंने तबसरा भी किया था कि मुझे लग रहा है कि जब हम 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं, कि जी जहां पे बिल्कुल हम बिल्कुल। मेडन खेल रहे हैं, कोई इंटेंट नहीं नजर आ रही। और आजकल की क्रिकेट में पॉजिटिव इंटेंट है, चाहे आपकी विकेट्स गिर रही होती हैं 4 डे में, या टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा है कि 300 करने की दिन में कोशिश करते हैं। तो एक तो वहां पे मैं समझता हूं कि कोचेस को आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट समहाउ इन बच्चों में डालनी है कि हमें सिंगल्स आप लेके दें, इस सेशन में हमारा टारगेट 80 रन करने का है, इस सेशन में आपसे मैं सेंचुरी चाह रहा हूं, कुछ रिकॉर्ड सास परफॉर्मेंस करवाने की कोशिश करें, यानी पुश करें, सेंचुरी बिफोर लंच की तरफ लेके जाएं। या जी यॉर्कर की एक आधा घंटा मुझे यॉर्कर्स चाहिए, या मुझे 25 मिनट की तेज 140 प्लस की आपसे बॉलिंग चाहिए। इनके जो ब्रीफ्स है ना इंडिविजुअली, आई थिंक वहां पे कोचेस बहुत बेहतर काम कर सकते हैं और वहां पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सब चीजें शुरू होती हैं। वैसे तनवीर, आपका फिर बात लंबी हो जाएगी। आपकी स्कूल क्रिकेट है, आपकी क्लब क्रिकेट है, आपकी वो जड़ें है ही नहीं। मजबूत नहीं होगी, नींवें जब स्ट्रांग नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी। वो एक बिल्कुल। लंबा सब्जेक्ट है, उस पर तो हम सर फोड़ देंगे दीवार पे मार मार के, क्योंकि वहां पे सही किस्म के आपको चाहिए हैं जो अनसंग हीरोज हैं, हमारे जो क्लब चलाने वाले हैं, उनको दर्जा देने की जरूरत है। उनको मोहब्बत से हमें साथ बिठाना है और उनको बताना है कि आप जब क्लब में मैच करवाएंगे तो आप मिनिमम ये पिच रखें। या मैं मॉडल टाउन में रहता हूं, पूरे मॉडल टाउन में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि वो पिच जो है वो टूट जाती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी तरबियत, जो क्लब क्रिकेट एक नर्सरी है ग्रोथ की, वहां पे अगर फास्ट बॉलर को स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं करनी आएगी तो फिर वो क्या करेगा। लेकिन ये रमीज भाई सिस्टम। अभी, जी लेकिन रमीज भाई अभी हम क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और अब आप देखें ना, ये जो नदीम खान जो डायरेक्टर आए हैं अभी, जी इन्होंने जो पूरा एक मॉडल बनाया अब क्लब क्रिकेट का भी, अब आप वो भी तो देखें ना, कितनी मुश्किल सिस्टम बना दी है। क्लब क्रिकेट जी जिसने क्लब बनाना है उसका अपना ग्राउंड होना चाहिए, लेवल 2 कोचिंग कोर्स उसको किया होना चाहिए। अब ये चीजें इस मुल्क के अंदर तो नहीं हो सकती ना। मतलब आप एकदम से उठा के अगर किसी बाहर के मुल्क का सिस्टम आप अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, एकदम से आप चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। इनको भी तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ना, कि चले जी ठीक है। आप मेरे ख्याल में आपको ये सिस्टम बनाने के बजाय, आपको जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हमें इस पे फोकस बहुत करना चाहिए था कि किसी ना किसी तरीके से हमारे क्लब क्रिकेट स्टार्ट हो, स्पाइक्स अलाउ बिल्कुल। वहां पे, हाँ हफ्ते बिल्कुल में 4-4 5-5 मैचेस हो वहां पे, वहां से लड़का जो बिल्कुल सीखता है, बिल्कुल। तो उससे बेहतर क्या चीजें हो सकती थी। इन्होंने तो और सख्ती कर दी है। हाँ नहीं, आपका पॉइंट ठीक है तनवीर। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट ज्यादा होनी चाहिए। आपका जो क्रिकेट ज्यादा होनी चाहिए। सैटरडे संडे है ना, आपकी जो वीकेंड है ना, वो ग्राउंड भरे होने चाहिए आपके क्लब मैचेस से। अब होता ये है कि क्लब को सरवाइव करने के लिए वो टेनिस बॉल की क्रिकेट करवा रहे होते हैं संडे को, क्योंकि उनको पैसे मिल बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। कॉर्पोरेट मैचेस करवा रहे होते हैं। उससे हमारी क्रिकेट की नर्सरी को या हमारी ग्रोथ को कोई फायदा नहीं है। आई थिंक एम्फेसिस ये है कि आपने देख लिया कि कहीं जैसे मॉडल टाउन के एरिया में अगर क्रिकेट की एनवायरनमेंट है, तो यहां पे आके आप बैठ जाएं, एक तरह से अपना कैंप ऑफिस, और यहां पे कहें जी कि आप मुझे बताएं आपके इस जगह पे 17 क्लब्स हैं, और 17 क्लब्स में हमें पता चला है कि यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट भी होती है, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय ना हो समा। बिल्कुल क्योंकि तनवीर, जो चैंपियंस बनते हैं ना, वो एनवायरनमेंट से बिल्कुल। बनते हैं। और अगर आप अपनी ऐसी बन चुके रेगुलेशंस के ऊपर मत जाए इतना, क्योंकि जहां पे जिन स्कूल्स में कोचिंग अच्छी है, या वहां के प्रिंसिपल को शौक है क्रिकेट का, चाहे वो गर्ल्स स्कूल है या बॉयज स्कूल है, वहां जाके पड़ाव डाल लें और कहें जी आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जितनी क्रिकेट हम खेलेंगे उतना ज्यादा इवेंचुअली हम अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि शौक पड़ जाएगा ना। और फिर घर में भी बंदा खेल लेता है छोटे से बरामदे में, क्योंकि वही शौक आप घर ले आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और पुराने टाइम पे रमीज भाई होता भी यही था
6-6 8-8 महीने क्लब क्रिकेट होती थी, उसके बाद वो खत्म होती थी तो वही लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लग जाते थे। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपस में होती थी तो वो वैसी इतनी तगड़ी किस्म की क्रिकेट होती थी, तो वो उसमें मजा इतना आता था। अच्छा रमीज भाई, आप समझते हैं कि मिसबाह उल हक को जो हेड कोच बनाया गया, अभी चीफ सिलेक्टर भी थे, उनका टाइम भी खत्म हो रहा है, वाकई ये सही है? आप समझते हैं कि उनको सही बनाया गया है? ये बहुत जल्दी कर दी गई है? यार देखो, मिसबाह से मुझे मसले मसाइल हमेशा से रहे हैं, और मुझे मसले मसाइल ये रहे हैं कि वो आपको रमीज भाई मसले मसाइल और लोगों से भी बहुत रहे हैं, और लोग भी बड़ी अजीबो गरीब बात, अच्छा वो जो कुछ लोग हैं वो बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कुछ एक आध बात आपके बारे में जो की गई, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप समझ गए होंगे मैं किस, मैं बाद में उस पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन वो उसको उस किस्म की देखो यार, बात करनी चाहिए थी। सही बात है, लेकिन वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि यार एक बंदा इतनी क्रिकेट खेला हुआ है और आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, वो तो खैर गलत बात है। आते हैं मिसबाह के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि मिसबाह को आना चाहिए था, इतनी जल्दी हेड कोच बनना चाहिए था? असल में मुझे ऐसे लगा कि नया क्रिकेट बोर्ड आया तो वो कोई नई चीज लाने की कोशिश की उन्होंने, विच इज फाइन। अगर आपने बंदा नॉमिनेट कर लिया है कि आपकी क्रिकेट को आगे ये नेक्स्ट 3 सालों में एक जगह पे लेके जाएंगे और उनके पास इतना हुनर है, स्किल्स हैं कि उनको 2 शोबे दे दिए जाएं, तो चलें, मान लिया कि आपने एक चीज ट्राई आउट की, वो अलग बात है कि वो चली नहीं, इसलिए कि वो एबिलिटी और कैपेबिलिटी जो होती है ना, उसको भी सामने देखना पड़ता है, और वो वक्त के साथ ही आपको आइडिया फिर होता है अनफॉर्चुनेटली कि नहीं, ये बैकफायर कर गया ये सारी सिचुएशन। देखिए, मिसबाह उल हक एक खास तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, पाकिस्तान को लीड किया है, और वो था, आप समझे कि वेन्यू सेंट्रिक थी उनकी पॉलिसी जो थी। एक वेन्यू था यूएई का जहां पे पाकिस्तान अपनी क्रिकेट खेली उन्होंने, और वो फंसा लेते थे, वो खंदक की तरह जो है ना, वो ट्रेंच मेंटेलिटी थी कि वो गोलियां जो है ना वो बर्दाश्त करते रहते थे, और उसके बाद सडनली उठ के फिर वो फायर करते थे और मुकाबला जीत जाते थे। अब वो यूएई सेंट्रिक तो आपकी पॉलिसी और एक स्ट्रेटेजी चल सकती है, मगर अगर आप मुझे ये कहें कि ये चीज ऑस्ट्रेलिया में कामयाब होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको अंदर ट्रेंच में घुस के मार देंगे। तो वो वेटिंग गेम नहीं खेलते हैं। सो पाकिस्तान की जो, और फिर इसका एक खास टेम्परामेंट होता है, मिसबाह के पास वो एक सॉलिड काम टेम्परामेंट था कि जो कि आराम से खेल खेल के मौके की नजाकत के हिसाब से अपनी गेम को आगे तराशता था। ये हर एक के पास ये एबिलिटी नहीं है। अब मियादाद एक ही था, इसी तरह से इस लिहाज से मिसबाह जिस अंदाज से खेला है और कप्तानी की है, उसका अपना अंदाज था। यानी इसका मतलब रमीज भाई आप ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी बहुत काउंट करती है? फिर पर्सनैलिटी आपकी फिर बहुत काउंट करती है? बिल्कुल। और मैं तुम्हें बताऊं यार तनवीर, हम उस एरा में खेले थे जहां पे हमें एक फ्रीडम था टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। वो इसलिए भी था कि हमारे में टैलेंट बहुत था। तो टैलेंट जब आपके पास होता है ना, तो फिर आप उसको ज्यादा गाइड नहीं कर सकते हैं। फिर आप उसको कहते हैं कि यार तूने पिछली दफा 10 यॉर्कर किए थे, ये 11वां भी कर। अगर वो फुल टॉस हो जाता है, चौका हो जाता है, तो फिर बैड लक। मगर आपने एक तरह से उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया था। यहां मैं समझता हूं कि कई दफा मुझे घुटन महसूस होती है कि जिस तरह से इनको पकड़ के रख दिया हुआ है कि ये तुमने पेट से हटना नहीं है और यही हम ऐसे ही खेलेंगे। लेकिन रमीज भाई, लेकिन रमीज भाई सॉरी, आपको पता है कि मैं जरा अग्रेसिव किस्म का इंसान हूं, मैं तो बातें जरा थोड़ा उसमें करता हूं। रमीज भाई, इमरान भाई के दौर में आप लोग सब खेले। इमरान भाई के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा उनसे कि यार तगड़ी क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है, मतलब कि चढ़ने नहीं देना है किसी को अपने ऊपर, दलेरी से क्रिकेट खेलनी है, इस किस्म की क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने इस किस्म का कोचिंग की, बताया आप सब लोगों को, और उसमें से कुछ लोग कामयाब भी हुए, उनको फॉलो भी किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वकार भाई पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है, जो उनके दौर में भी उनके साथ खेले, और नसीम शाह जैसा बॉलर जो है वो एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, 145 पे अगर जाता है, तो इसमें क्या वकार भाई का कसूर नहीं है कि यार तुम अगर इतनी तेज गेंद करते हो तो तुम क्यों लाइन लेंथ के साथ बॉल कर रहे हो? अब जिस तरीके से इंग्लैंड में उससे बॉलिंग करवाई गई, उससे तो ऐसा लग रहा था, ऐसे लग रहा है जगह पे बॉल करो बस। हम जब अब मैं जब फर्स्ट टाइम अलाइट बैंक में आया, फर्स्ट टाइम जब मैं अलाइट बैंक से खेला, तो हमारे कप्तान आकिब जावेद थे, ठीक है। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, उन्होंने मुझे सिर्फ 2 बातें बोली। उन्होंने बोला, तूने तेज गेंद करना है
नो बॉल की फिक्र नहीं करनी तूने, ठीक है, नो बॉल होती है होने दे, उसकी मुझे परवाह नहीं है, तूने तेज गेंद करनी है, क्योंकि ये वो लोग थे जो इमरान खान उनके दौर में खेले हुए थे, उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ था। तो क्या बॉलिंग में कि वकार भाई की तरफ से कोई ऐसी हमें चीजें नजर आ नहीं रही? देखो यार, ये मैं ये समझता हूँ, और थोड़ा सा हार्श भी मेरी ओपिनियन हो सकता है, कि विव रिचर्ड्स दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन, नॉट नेसेसरीली दुनिया का बेहतरीन कमेंटेटर। बिल्कुल सो बिल्कुल तो जो बिल्कुल। ग्रेट्स रहे हैं ना, जो खेलते रहे हैं क्रिकेट, ये एक ऑटोमेटिक एक चीज नहीं होती है कि वो दूसरे फील्ड में भी जाके और वो चार चांद लगा देंगे। पहले ठीक तो है, ये सिचुएशन है, क्योंकि बिल्कुल। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं आके कमेंट्री इस तरह से करूंगा, हालांकि मेरे करियर नहीं था। सो आपको आइडिया हो जाता है कि शायद क्रिकेट में वो चीजें नहीं की जो कि कमेंट्री में इसने की हैं। सो हो सकता है कि वकार को भी ये समझना है कि उनको मौके मिले हैं। सो मैं तो सिर्फ वकार से रमीज यही भाई चीज चार एक्सपेक्ट चार करता हूँ, क्योंकि मौके मिल चुके हैं, अभी तक नहीं सीखे। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है तनवीर। ये जो आप रोज की रोज जैसे जिंदगी के बारे में सीखते हैं ना, इसी तरह से आप इन इंडिविजुअल्स को भी सीखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वकार के लिए, वो यही है कि टैलेंट को समझे। सबसे पहले तो समझे कि ये वाकई ऐसा घोड़ा है, ये 5 साल का है, ये 10 साल का है, ये एक सीजन का है, और इसके साथ मैंने काम क्या करना है। सो ब्रीफ बड़ा क्लियर होना चाहिए। फास्ट बॉलर जो है उसको एग्रेसिव होना है, आपने ठीक कहा ये। और लाइन और लेंथ भी बड़ी जरूरी है, उसके साथ एग्रेशन भी जरूरी है। और एग्रेशन यही नहीं है कि भाई तो भाई बाउंसर करो, एग्रेशन लेंथ बॉलिंग भी होती है, लेंथ एग्रेशन बॉलिंग भी यॉर्कर होती भी है। होता है, एग्रेशन राउंड द विकेट का भी एंगल होता है। आप विकेट्स को कितनी दफा हिट करते हैं, वो भी एग्रेशन। अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जो 36 रन पे आउट किया है, वो बाउंसर मार के तो नहीं किया ना, वो एग्रेसिव थे, एक जगह लेंथ पे एक बॉल जगह किया पे उन्होंने, बॉल। और तेज बॉल किया और गेंद को बाउंस किया। सो मैं ये समझता हूं कि पहले तो आपको बॉलर के मुतालिक पूरी समझ, और उसकी उसकी आप समझे कि उसके डीएनए से आपको समझना है कि ये किस किस्म का बॉलर है, ये कहां पे डरता है, कहां पे दलेर है, इसकी वीकनेसेस क्या है, इसका नेचुरल एक इंस्टिंक्ट इसमें क्या है, क्या क्वालिटी है जो कि मैं बताए बगैर ये 6 में से 5 बॉल वहां करेगा। उसके बाद फिर कहानी बनती है। सो इसीलिए जो कोचिंग है ना, वो दूसरे इंडिविजुअल को समझने की बात है। जो हाई लेवल की कोचिंग है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टैलेंट, और उसके बाद फिर आपने उनको ब्रीफ देना है। और मैं समझता हूं कि ब्रीफ बड़ा क्लियर कट होना चाहिए इन बच्चों के लिए। अच्छा रमीज भाई, ये अभी जो पाकिस्तान टीम के अंदर जो नए प्लेयर्स आए हैं, जिसमें हैदर अली भी है, जिसमें खुशदिल शाह भी हैं, जिसमें और प्लेयर्स भी है, जिस तरह फहीम अशरफ भी है, ये अब्दुल्ला शफीक को भी लेके आए हैं। हाँ। क्या सिर्फ यही टैलेंट रह गया हमारे पास, और कोई टैलेंट नहीं है? देखो यार, मतलब मैंने अभी वो T20 का टूर्नामेंट किया था, मुझे अब्दुल्ला शफीक बहुत पसंद आया था। वो अलग बात है कि यू सी, मेरा टेक यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस पे ये है तनवीर, के इनकी गलती, चलो आउट हो गए, माना के फ्लॉज थे, बट हम ज्यादती अच्छा भी सॉरी, करते हैं क्योंकि सॉरी रमीज भाई, एक क्वेश्चन आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, आपने बताओ। कमेंट्री में बिल्कुल सामने बैठ के आपने सारे मैचेस देखे और आपने कमेंट्री की है, आप हाँ, मुझे बिल्कुल यस और नो में जवाब दीजिएगा, कितना हाँ, टैलेंट आपको नजर आया पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? कोई खास नहीं। कोई खास नजर नहीं आया, तो फिर हम कहां जाएंगे, नहीं। घर बैठ जाएं? हाँ, मतलब मुझे मुझे सवाए देखो ना, अब्दुल्ला शफीक अच्छा नजर आया जो नया टैलेंट था, और हम्म। बाकी सारे हमारे जो है ना, वो ऐसे प्लेयर्स थे जो कि बार बार आ रहे हैं, कम बैक्स कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे थे। सो बहुत सारे थे। वो बहुत सारे थे। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि कोई नया टैलेंट आपको नजर आया, मां सवाए अब्दुल्ला शफीक के, मुझे तो कोई नहीं आया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि हैदर अली हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, या हुसैन तलत, खैर अभी दोबारा से वो आ गए हैं, बट जी खुशदिल शाह हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं कि इनको मौके भी आपने देने हैं, समझाना भी है, और इनको वो सर्फिसेज देनी है जहां जाके ये बिल्कुल ही घबरा ना जाए। क्योंकि आप देखें ना, अब्दुल्ला शफीक ने सारी जिंदगी ऑन खेल के और रन्स जी किए हैं, तो जी। सडनली वहां पे जब ये खेलता है तो टॉप एज लग जाती है, ये टॉप एज लग खेलता जाए। है तो स्लिप में चला जाता है, इसलिए कि पिचेस पे ऐसी खेला ही नहीं है, ऐसी बॉलिंग को नहीं है खेला डोमेस्टिक लेवल पे। सो हम्म। इसकी तो इसका कसूर नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तक, और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप अपना ये पॉइंट रखें और इसको एक्सप्लेन करें, और आज मौका मुझे मिला है कि ये जो
पिचेस जो हैं, और मैं बहुत दफा पीसीबी से भी बात कर चुका हूं कि इतने पैसे आप डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट कर लें। कराची और लाहौर में आप 2 ऐसी पिचेस दें कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या साउथ अफ्रीका जाना है या न्यूजीलैंड जाना है, आपके पास एटलीस्ट ये परखने की तो सेलेक्टर्स को एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना कि अब्दुल्ला शफीक लाहौर में बाउंसी पिच के ऊपर 4 दफा स्लिप में आउट हुआ है, तो शायद हमें थोड़ा सा इसको ठहर जाना चाहिए और इसको पाकिस्तान में अभी खिलाना चाहिए, क्योंकि बाउंसी पिच के ऊपर इसके ये फ्लॉज हैं जिस पे 6 महीने लगेंगे। या स्पिन ट्रैक आपने कराची में दिया हुआ है सिडनी की तरह का या किसी और, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के अगेंस्ट अगर सीरीज है तो ये स्पिन के ऊपर जिसने जो 150 किया है मुझे बहुत पसंद आया, और ये टॉप क्वालिटी स्पिन अश्विन के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेलेगा। सो आपकी सिलेक्शन का भी फायदा होगा क्योंकि आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंसेस दिखेंगी। सो ये बच्चे जो नए आए हैं ना तनवीर, ये देखे टैलेंट है तो यहां तक पहुंचे। टेम्परामेंट की कमी है, इसलिए कि जैसी सिचुएशन टफ होती है घबराहट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती हैं और पिचेस निहायत ही फ्लैट है। रमीज भाई, एक तो आपको डिवीजन 2 की पिचेस का आइडिया हो गया होगा। उधर तो स्पिनर एक इनिंग में पता नहीं 15-15 आउट कर रहे हैं, 14-14 आउट कर रहे हैं। कराची में मैचेस हो रहे हैं, वहां तो पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो तो बिल्कुल ही इतना गया गुजरा है, तो वहां तो बैट्समैन तो खेल ही नहीं पा रहे। दूसरी बात रमीज भाई, ये जितनी बातें आपने की हैं, ये काम किनको करने चाहिए? ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लोग जो हमने रखे हैं, या ये जो कोचेज हैं जो हमने रखे हैं, ये काम सब उनको करने चाहिए। अब 6 टीमें हैं, 6 टीमों के पास जो भी कोचेज हैं, अगर वो समझते हैं कि यार इस लड़के में कुछ ना कुछ टैलेंट है, ये हम समझते हैं कि आगे क्रिकेट खेल सकता है, तो वो उसके बाद भेजता है ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी आपके पास मोहम्मद यूसुफ भी हैं, आपके पास सकलैन मुश्ताक भी हैं, आपके पास मोहम्मद जाहिद भी है बॉलिंग कोच, आपके पास अतीक ज़बान भी है। तो फिर जब बहुत अरसे से हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आए, नजर तो कुछ भी नहीं आया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग भी अपना टेन्योर पूरा करके पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए पहली चॉइस तो इंग्लैंड है ना। वो तो यहाँ समझो नौकरी करने आए हैं, वो भी पता नहीं यहाँ दिल से काम करते हैं या नहीं करते। और सबसे पहली तो मुझे हैरानगी होती है कि हमारे लोग इंग्लैंड के लोगों को क्यों उठा के लेके आ जाते हैं। भाई अगर आप इतने अच्छे थे, आपको अगर इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो आप मुल्क में रहते ना। मुल्क छोड़ के आप वहां चले गए हो, अब वहां कोई नहीं पूछता, तो आप पाकिस्तान में आके नौकरी मांगने लग जाते हैं। और हमारे लोग जो हैं वो उनको बुलाते हैं, और जी इंग्लैंड का सिस्टम लाना है, इंग्लैंड का 70 साल का सिस्टम एक उसमें तो नहीं खत्म हो सकता ना। वैसे तनवीर, मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरे बेटे को आप बहुत पसंद है, और मुझे वो बताता है कि हाँ सीरियसली। सो मुझे आके कल परसों ही कुछ बात आपकी बता रहा था। सो कहते हैं कि वो भी है, आउटरेजियस भी है और फनी भी है। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं परसों जो है मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। वैसे रमीज भाई, एक चीज है, मेरे से बहुत लोग नाराज हैं, पता नहीं क्यों नाराज रहते हैं, समझ ये देखो मेरी बात सुनो, पॉइंट ये कहने का है कि आपने ओपिनियन देना है, जो आपको समझ आती है आप बात करते हो और खुल के करते हो, और यही सोशल मीडिया मांगता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये आप इसमें दोस्ती बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, बाय द वे। सो दोस्ती बनाने के लिए नहीं है। सो मुझे संजय मंजरेकर ने भी ये पूछा था कि मैं ये शुरू करना चाहता हूं, मैंने उसे बताया, मैंने कहा या तो अगर तो तूने और लड़ाई लड़नी है अपने को प्लेयर्स के साथ, एक्स प्लेयर्स के साथ, करंट प्लेयर्स के साथ, तो ये प्लेटफॉर्म फिर अपना ले, और अगर जिगर नहीं है और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर मत करी। तो इसमें ये घबराने की बात नहीं है। देखें, पॉइंट ये कहने का कि हर जो रजीम आती है ना क्रिकेट बोर्ड में, वो कुछ आइडियाज लेके आती है तनवीर, और मैं हमेशा ये मानता हूं, क्योंकि मैंने क्रिकेट बोर्ड में काम किया, ये आसान काम नहीं है, इसलिए कि आप प्रेशर में रहते हैं, परफॉर्मेंस, क्योंकि आप आते साल 2 साल के लिए, और ये जो समझे कि एक तरह से जंग लग जाता है आपके सिस्टम में, और लगा होता है। जैसे अभी पॉलिटिकल सिस्टम आप देख लेना कि हम चाह रहे हैं कि जादू का एक छड़ी हो और सारी चीजें ठीक हो जाए, नहीं होता ऐसे, क्योंकि लोगों को बदलना है। इसी तरह से जब तक आप अच्छे मैनेजर्स नहीं लेंगे, मैं समझता हूं कि क्लब लेवल के ऊपर, फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर जो गेम को रन करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, वो जो आपने बात की ना कि ये क्यों नहीं चीजें ठीक हो रही, सो जब तक कि आप निशानदेही नहीं करेंगे और आपके दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता नहीं है, तब तक ये चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आप रूथलेस डिसीजंस करते हैं, फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा फायदा इसमें क्या और नुकसान क्या है, फिर आप पाकिस्तान के लिए डिसीजंस लेते हैं। सो पहले तो आपको मैनेजर्स अच्छे पिक करने हैं। सो यहाँ पे फिर बाद में बात आती है, आपका पॉइंट जो है
देखिए मेहनत तो बहुत होती है। मैं पहले जाता था यहाँ नेशनल हमारे क्रिकेट अकेडमी। हमारे पाकिस्तान टीम के मैनेजर्स तो पूरी क्रिकेट बोर्ड के अंदर घूम चुके हैं। हमारा तो मुल्क का, हमारा तो सिस्टम ही यही है। पता नहीं कौन सा इदारा है कि एक बंदा पता नहीं कहाँ का घुमाते रहते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। आप लोग भी हमसे पहले पहले के बोल के थक गए। पता नहीं हाँ सिस्टम कब ठीक होगा। अच्छा रमीज भाई, अ, बता। बात ये है, आपको क्रिकेट बोर्ड से ऑफर आई है अभी हाल ही में? कोई ये चीफ सिलेक्टर का सिस्टम भी चल रहा है, वैसे चल रहा था, नहीं कोई ऑफर आई थी? नहीं 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 आई? नहीं नहीं, अगर आती भी तो शायद आप कहते नहीं। मेनू साइड पे रहने दे। आप यही बोलते देखो शायद। मैं तो इनको यही कहता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो जो मेरे हिस्से में है वो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। सो अगर आपको कोई राय मशवरा लेना है, आई एम मोर देन हैप्पी टू डिलीवर। उसमें अच्छा, कोई मुझे आमिर प्रॉब्लम नहीं है। आमिर के बारे में ट्वीट आपने की कि ये अच्छा नहीं हुआ। वाकई अच्छा नहीं हुआ, या गलत गलत फैसला है आमिर का कि रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी? देखो यार मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलने गई। सो मैं भी था जी। उसमें। सो उस वक्त आमिर सेलेक्ट नहीं हुआ था, उसका 19-20 चल रहा था। सो ऐसे करके तो इमरान खान ने कहा वो मोहम्मद आमिर किधर है, तो उसने ऐसे करके हाथ खड़ा किया। कहते तुम्हें क्या हुआ है, तुम फिट नहीं हो? कहते जी वो मैं थकावट हो जाती है मुझे। तो उसने कहा थकावट हो जाती है, कितने साल के हो तुम? उसने कहा कि 27-28 28 साल साल का। में। हाँ तो उसने कहा थकावट हो जाती है यार, तुम बॉलिंग करोगे तुम फिट हो जाओगे। सो एक तो पहले सबको हैरानी हुई जब 28 साल की उम्र में कोई कहता है जी कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। चाहे हम्म। आपके साथ जो मर्जी हो रहा हो तनवीर, और हमें पता है कि सिलेक्शन जो है ना वो आपकी मर्जी की बहुत कम होती है पाकिस्तान में, क्योंकि ये इंटरनेशनल डग आउट है नहीं। ये आपका जो कैनवस है ना ये आप बहुत बड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि 15 या 18 या 20 का ये कोई डग आउट है और इसी में से आपको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। सो यहाँ पे आपके एतबार से तो चीज होती नहीं है, मगर अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, और इनको होना चाहिए था, चाहे जितनी मर्जी इनके साथ ज्यादती किसी ने की है। मेरा पॉइंट ये है जो कि मैंने बात भी करनी चाहिए थी कि लेकिन रमीज भाई, पूरा वकार मुल्क। भाई ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया। अच्छा चलो छोड़ दो। अपने इस वक्त पर्सनल गिले शिकवे नहीं, मैं सिर्फ यही कहता हूँ। अच्छा मेरे हिसाब से मैं भी दो एक का नाम ले सकता हूँ अपने जमाने में जिन्होंने मुझे बाहर किया था। सो पॉइंट ये है कि ये सब ऊंच नीच होती है और एक गिले शिकवे रहते हैं, मगर इसकी बड़ी एक यूनिक सिचुएशन थी तनवीर के पूरा हम्म। पाकिस्तान लड़ा था इसके हक में, इसकी वापसी के लिए। जब जबकि वापसी में हमें है। पता था वापसी के लिए, और फिर थोड़ा सा तो एक बनता था ना हिस्सा जी। डालना अपना भी। ये नहीं हो सकता कि आप 5 स्टार की तरह जिंदगी गुजार के कहें कि मुझे खिलाओ नहीं तो मैं तो चला बोरिया बिस्तरा बंद करके, क्योंकि हम्म। मेरे पास ऑप्शंस बड़े। अगर हम्म। ऑप्शंस ना होते तनवीर, मुझे ये बताओ कि क्या ये डिसीजन लेता, ये लड़ता रहता एंड तक कि मैंने वापसी करनी है टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि अब खिड़कियां बिल्कुल खुल गई हुई हैं, बिल्कुल, लीग्स हैं लीग्स आपके क्रिकेट है। पास, और कईयों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, कईयों के लिए क्रिकेट हो रही है। अब हो ये रहा है कि अब जो है ना एक तरह से माइंड जो है ना वो अनसेटल्ड है प्लेयर्स के, कि वो करें क्या? वो 5 दिन की मेहनत करें, अपनी जान हथेली पे रख के लड़ जाएं और अनफिट हो जाएं और 3 लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट मिस कर दें। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट में बहुत पैसा इनको मिलना चाहिए, लेकिन ताकि जाके रमीज भाई देखें देखें, एक आपने तो एक प्लेयर के बारे में बात कर दी। आप सपोज आप आमिर को हटा दें, हम किसी और प्लेयर, जी वैसे ही एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं। हाँ मैंने जो 2-2.5 साल क्रिकेट खेली पाकिस्तान टीम से, हाँ मैं समझता था डोमेस्टिक क्रिकेट से जान छुटी है, अब पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाओ, यहाँ बड़ा सुकून होगा। लेकिन वहां तो उससे भी बुरे हालात, किसी से बनती नहीं है तो उससे सलाम दुआ नहीं है, किसी से शक्ल बनी हुई है, किसी से क्या हुआ है, ये सही बात हालात है, थे। सही बात, ठीक है, सही मैं बात ये है। कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आप सिर्फ प्लेयर की बात क्यों सुनते हैं? हम्म आप क्यों नहीं कोचिंग स्टाफ को सामने लेके आते? आप क्यों नहीं उनको भी पकड़ते कि भाई अगर प्लेयर इस लेवल तक जा रहा है तो क्यों जा रहा है? अब अगर सही है, आमिर इस तरफ आया है तो क्यों आया है? हम करेक्ट। उनसे बात करने के बजाय हम आमिर को कहते हैं कि जी आमिर ने गलत किया। मतलब सोशल मीडिया कहती है जी आमिर ने गलत किया, आमिर को क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हम हाँ उनसे नहीं पूछते। अब एक इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उस पर किसी ने नहीं पूछा। आपको याद होगा कि दुबई में जुल्करनैन हैदर हाँ छोड़ के इंग्लैंड चला गया। ठीक है, हम्म अब हम्म हम्म हमें जहां तक पता था कि आपको जो सिमें हैं वो पासपोर्ट के बगैर नहीं मिल सकती, पासपोर्ट होगा मैनेजर के पास।
ठीक है, आप पासपोर्ट मैनेजर को दे दें, आपको सिमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। अब वो जुल्करनैन हैदर पासपोर्ट लेके कैसे चला गया? मेरे ख्याल में उस टाइम वो इंतखाब आलम साहब मैनेजर थे, ठीक है। तो किसी ने क्यों नहीं पूछा इंतखाब आलम साहब से? मेरा 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 सवाल है कि भाई वो कैसे चला गया और आपने कैसे उसको पासपोर्ट दे दिया? तो ये चीजें, मतलब मैनेजमेंट में कोई चीजें नहीं है, सिर्फ जो खेलने वाले हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो गलत है। अब अगर वसीम खान साहब से, हाँ बोले जी, बोले रमीज भाई। नहीं, बोलो बोलो बोलो। अब अगर वसीम खान साहब ने मोहम्मद आमिर से बात की, मोहम्मद आमिर से पूछा कि भाई तुम खेलना चाहते हो या नहीं खेलना चाहते, तो उसने बोला कि मैं इस टीम मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, तो वहां पे वसीम खान को मेरे हिसाब से ये नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है जी तुम्हारा अपना फैसला है कि तुमने जो फैसला कर लिया, वो ये उनको ये बोलना चाहिए था, ठीक है भाई टूर से टीम वापस आएगी, हम बैठेंगे, हम बैठ के बात करेंगे कि भाई आपको इश्यूज क्या है। इश्यूज तो हैं, क्योंकि वकार भाई के साथ इशू सिर्फ अब आमिर का नहीं है, उससे पहले भी कितने लोगों का हो चुका है, और आमिर ने तो साफ कह दिया है कि भाई ये पाकिस्तान टीम के अंदर ये जो बॉस का सिस्टम है ये तो खत्म करें। जब तक बॉस का सिस्टम खत्म नहीं होगा तो ये तो काम तो सच नहीं चलेगा सही। देखिए वही दो पहलू हैं हर डिस्कशन के, क्योंकि मैं खासा एक तरह से इमोशनल हो जाता हूं जब कोई फिक्सिंग की बात आती है तनवीर, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूं। सो मेरे हिसाब से मैं बाकी सब चीजें जो है ना बंद करके सिर्फ टनल विजन हो जाती है मेरी, और टनल विजन मुझे ये समझाती है और ये मुझसे उगलवाती है या ओपिनियन मुझसे दिलवाती है कि पहले तो ऐसे कैरेक्टर को हमारे सिस्टम में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत डसे हुए हैं, कब से डसे हुए, पिछले 25-30 साल से डसे हुए। सो पहले तो वहीं पे अगर जब आप मैनेजमेंट की बात करती हैं और इनकी लाइन हाजिरी की बात होनी चाहिए, तो पहले तो वहां होनी चाहिए कि ये इतनी ज्यादा, चलो वन ऑफ सिचुएशन हो तो बंदा माफ कर देता है, मगर ये सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हर सीजन हमारे जो हैं हम गुल कुछ ना कुछ खिलाते हैं। तो पहले तो मुझे ये फ्रस्ट्रेशन होती है, और सारा मेरा जो आर्ग्यूमेंट का बेस है वो यही है कि हमारी जो सोसाइटी है ना क्रिकेट की, ये छोटी सी सोसाइटी है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में हम चलते हैं, आप स्कोर करते हैं, विकेट्स लेते हैं, ऊपर जाते हैं, नहीं करते। और मैंने सारी जिंदगी ऐसे क्रिकेट खेली है, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन में ले जाता था कि मैं बाहर हुआ हूं तो मेरे में गलती है, मैं नहीं देखता कि कोच या इमरान खान या जो भी है उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। और एटीट्यूड की बात, इसका एटीट्यूड का बहुत बड़ा मसला रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप को समझ आ गई है कि कितनी मुसीबतों से आपका कमबैक हुआ है, तो आप फिर भी थोड़ा सा लिहाज कहीं कर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं यार मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं, मुझे पता है कि मुझे इन्होंने बहुत रुलाया है, मगर क्या बात है कि अपने फैंस के लिए मैं चुप हो जाता हूं, और मुझे पता है इन्होंने मुझे खिलाना तो है नहीं, सो मैं चुप करके अपनी लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा, और बाकी मैं इनसे आके बात करूंगा, और मैं ये ओपनली डिस्कशन या डर्टी लिनिंग पब्लिक में नहीं दूंगा अपनी। एक तो ये, दूसरी आपका पॉइंट ठीक है कि मैनेजमेंट जो है ना, जब तक के प्लेयर फ्रेंडली नहीं होगी या प्लेयर के बारे में उनको समझ नहीं आएगी या उसकी साइकी से वाकिफ नहीं होंगे, वो मैनेजमेंट कभी भी 5 स्टार की नहीं हो सकती। दूसरा, मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को ड्रेसिंग रूम में भरा हुआ है, और मैं ये कई दफा कह चुका हूं कि अगर मैं इस वक्त खेल रहा होता और आउट होके आता तो मैं पागल हो जाता, क्योंकि 15 प्लेयर्स हैं और 15 जो हैं वो दूसरे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और मैंने ये गोरों से भी बात की थी और मेरी डिस्कशन हुई थी स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर, मैंने कहा कि जस्टिफाई करने के लिए भी नौकरियां खाम में आपको ये जो है बताने की ज्यादा कोशिश करते हैं। जब मुझे अपना कॉर्नर चाहिए और मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए जब मैं आउट होके आया हूं या मैं सेंचुरी करके आया हूं, तो मुझे नहीं चाहिए कि पहले एक बैटिंग कोच आएगा, बहुत आला, वेल डन, क्या खेला तू, मुझे नहीं सुनना ये। या जब अंडा करके आओ तो फिर दूसरा बंदा आके कहे यार कोई बात नहीं अगला मैच भी तू खेलेगा, कंफ्यूजन हो जाता है। और आपका जो ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है ना, ये पीस ऑफ माइंड की आपने बात की ना कि हर एक के मुंह बने होते थे, सो पीस ऑफ माइंड होता है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस होती है। और जब आपका दिमाग जो है उसको सुकून नहीं मिलता है, आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर 15 बंदे उसमें भर दिए हैं, तो वो कैसे बंदा जिसने तो स्कोर नहीं किया या जिसको मार पड़ी है, और T20 में तो मार पड़ती है, तो उसका तो सुकून आपने बिगाड़ दिया ना। सो ये ओवररेटेड है यार, मैं समझता हूं इतने बंदों को भरना, मतलब मेरा ये कवर के फील्डर का भी कोच आ जाएगा और मिड विकेट के फील्डर का भी कोच एक आ जाएगा, और फिर मतलब इसका कोई अंत नहीं है ना इसका। और ये खाम में जस्टिफाई करते हैं अपनी पोजीशंस को, मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि ये बड़ी, देखो क्रिकेट जो है ना ये बनी थी कप्तानी के लिए,
एक वाहिद स्पोर्ट रह गई है 2-3 स्पोर्ट्स में जहां कप्तानी अभी भी यहाँ तो लड़ती है। थ्रो करवाने के लिए अपनी मर्जी से प्लेयरों को लेके जाते हैं। बिल्कुल, मुझे पता चला रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी बंदे जाते हैं। ये भी मुझे कोई बता रहा था। और क्या, जिनका नेशनल अकेडमी में, क्रिकेट अकेडमी में जिनका काम था, उनको वहां टीमों में साथ लेके जा रहे हैं। और ये प्लेयर्स के अपनी ख्वाहिशों में जाते थे कि भाई इनको जरा ले गया हो यार, ये स्लेबों पे प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त कराते हैं, थ्रो बड़ी जबरदस्त करवाते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल रमीज भाई, शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया। फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई तो मैंने सोचा कि गपशप जरा थोड़ी सी काफी बातें हो जाएं, और आपने माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म की आपने गपशप कर दी है। अब पता नहीं आप ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपसे भी शायद कुछ नाराज हो जाएंगे, तो मेरे से तो रहते ही नाराज है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। मैं भी सबको कहता हूँ भाई, आपने थोड़ी मुझे रोटी पानी खिलाया है, मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ भाई, अच्छा लगता है अच्छा लगे, नहीं लगता आपकी अपनी मर्जी है। रमीज भाई, टेस्ट क्रिकेट है जो है उसके बारे में बता दे। जो टेस्ट क्रिकेट में जो अभी परफॉर्मेंस दी प्रैक्टिस मैच में, हमारे मेन प्लेयरों ने तो रन्स नहीं किए, उस प्लेयर ने रन्स कर दिए जिसको हम कहते हैं खड़ा ही सही तरीके से नहीं होता। और जो मेन और जो मेन प्लेयर्स हैं, अब उनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या टेस्ट क्रिकेट के क्या हालात लगते हैं टीम के? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ये जीत के बाद ना, चाहे चेहरे बदले होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुकून आया होगा ड्रेसिंग रूम में कि न्यूजीलैंड में हम न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। पहले तो एक तरह से ना आपके पास एक स्टोरी और एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाता है ड्रेसिंग रूम में जब आप बात करते हैं। सो ये अच्छा हुआ, जीत गए। सीरीज तो हार गए मगर जीत गए। दूसरा ये है कि अब आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ये बाउंसी पिच बनाएगा, अटैक करेगा आपको। क्योंकि जब हम वहां जाते थे तो ये रग्बी ग्राउंड्स में पिचेस जो होती थी, ये गेंद ही नहीं आता था और इनकी क्रिकेट बर्बाद हुई थी। उसके बाद इन्होंने पिचेस लेआउट करनी शुरू कर दी आके क्रेन के साथ, और इनकी क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क। फास्ट बॉलर्स भी निकल आए, बैट्समैन भी निकल आए, इनकी अप्रोच ही मुख्तलिफ हो गई। सो पाकिस्तान का कड़ा टेस्ट होगा यार। मैं समझता हूं कि अगर रन नहीं करेंगे तो फिर बचेंगे नहीं, और ये टेस्ट मैच इनको अगर जीतना है या इसमें कम्पीट करना है, रन करने होंगे। थैंक यू रमीज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में जो एक बात बोल दी है ना कि मेरा बेटा भी आपको बड़ा पसंद करता है, और ये जब लोग सुनेंगे उनकी वैसी तपजनी है यार ये नहीं वाकई मुझे अभी परसों बता रहा था वो, सीरियसली ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? रमीज भाई शुक्रिया बहुत बहुत। कैरी ऑन तनवीर, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू रमीज भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।